हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हिमांशु सिंह। इस टाइम हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पेपर मतलब हम एमसीक्यू को ही ज़्यादा सॉल्व करते हैं और उस पर कुछ डिस्कशन भी करते हैं जैसा रहता है। तो उसी क्रम में हम नया एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ही वीडियो में पेपर 1 पेपर 2 दोनों के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जुलाई अगस्त 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम सॉल्व करते हैं, रचना शास्त्र पेपर 1। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एम्ब्रियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। ठीक, तो ये किससे डील करता है? एम्ब्रियोलॉजी तो चलिए ठीक है कि पूरे एम्ब्रियोनिक लाइफ की स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पे वर्ड यही लिखा गया है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कब तक होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में तो बाद में देखेंगे, दो वर्ड यूज किया जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एक एम्ब्रियो एक फीटस। ये वीक वाइज होता है, जनरली जो भी गेस्टेशन पीरियड होता है उसको वीक वाइज डिवाइड किया जाता है। तो 8 वीक के पहले जो रहता है स्टेज उसमें एम्ब्रियो कहा जाता है। एंड आफ्टर 8 वीक के बाद जब उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसे कहा जाता है फीटस। तो 8 वीक मतलब आपको करीब 2 महीना हो गया। तो 2 महीने तक बच्चे को एम्ब्रियो कहा जाता है और डिलीवरी तक 2 महीने से लेकर डिलीवरी तक उसे कहा जाता है फीटस। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो की स्टडी कब तक होती है? तो 2 महीने तक। 2 महीने तक एम्ब्रियोलॉजी मतलब या फिर एम्ब्रियो कहा जाता है और उसके 2 महीने के बाद फिर फीटस कहलाता है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओजस। ओजस मतलब ओज की बात चल रही है। ओज बिकम अनस्टेबल ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। कब अनस्टेबल रहता है ओज, अस्थिर कब रहता है? तो आई थिंक ये सबको आंसर पता होगा। 8वें महीने में चाहे आप आचार्य चरक की बात करिए चाहे आचार्य सुश्रुत की बात करिए, दोनों लोगों ने बोला है कि 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है। कभी वो माँ के शरीर में रहता है, कभी वो बच्चे के शरीर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है षड धातुज पुरुष। षड धातुज पुरुष इज, जिसमें 6 धातुओं से बना हुआ पुरुष है, उसमें किसको लेते हैं? आत्मा प्लस 5 महाभूत को, आत्मा चाहे प्लस मानसिक दोष को, आत्मा प्लस त्रिदोष को, पंच महाभूत प्लस दोष को। तो एक तरीके से काउंटिंग करने जाए तो आत्मा तो 1 है, त्रिदोष 3 हो जाएगा, तो 4 ही धातु हुआ है। यहाँ पे 5 हो जाते हैं, दोष 3 हो जाते हैं, तो ये 8 हो गया है। यहाँ पे एक आत्मा मानसिक दोष है, तो मतलब हमें 6 धातुज पुरुष यहाँ पे देखना है। मानसिक दोष कितने हैं आपको पता है, रज एवं तम आपका आ जाता है, तो 3 ही आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से षण धातु, षण मतलब हो जाता है 6, तो 6 के हिसाब से पहला तो ऑप्शन आ जा रहा है कि 6 इसी में आ रहा है, एक आत्मा प्लस पंच महाभूत। दूसरा क्या हो जाता है कि श्लोक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, खाद्यस चेतना षष्ठा धातु, ये चरक ने बोला था। ख आदि, ख मतलब आकाश आदि, जो पंच महाभूत है, पांचों महाभूत प्लस चेतना, खाद्यस चेतना षष्ठा धातु, ऐसा करके श्लोक स्टार्ट किया था आचार्य चरक के अनुसार। तो 6 में अपना आत्मा और 5 महाभूत, प्लस सुश्रुत ने भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष स एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत। तो उन्होंने भी कहा पंचमहाभूत प्लस शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा, 5 महाभूत प्लस आत्मा उन पर। तो यही 6 पुरुष आते हैं। 6 धातुओं से बना हुआ पुरुष कौन सा होता है? आत्मा प्लस पंचमहाभूत। अच्छा, सुश्रुत का एक श्लोक मैंने बोला है, तो यही षड धातुज पुरुष को ही अगला क्वेश्चन, इसको और कैसे तरीके से पूछा जा सकता है कि षड धातुज पुरुष या फिर कर्म धातु, कर्म पुरुष किन से बनता है? आत्मा प्लस पंचमहाभूत से। या फिर हो सकता है पूछ लिया जाए चिकित्स्य पुरुष, चिकित्स्य पुरुष किन किन चीजों से बनता है? तो चाहे षड धातुज पुरुष पूछा जाए, चाहे कर्म पुरुष पूछा जाए, चाहे चिकित्स्य पुरुष पूछा जाए, ये तीनों के तीनों आत्मा प्लस पंचमहाभूत से बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम देखें एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन अगर रीजन वाइज डिवाइड किया जाता है पूरे हमारे स्केलेटन को, तो 2 रीजन में डिवाइड हो जाता है। एक एक्सियल जो कि सेंटर में होता है, और दूसरा एपेंडिकुलर जो कि हमारे अपर एंड लोअर लिम्ब में आता है। तो यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन पूछा गया है, जो कि संख्या में 80 होते हैं। उनमें से कौन सा आता है? स्कल आता है, पेल्विस आता है, लोअर लिम्ब आता है, अपर लिम्ब आता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं। एक्सियल स्केलेटन जो होता है, यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये पूरे पूरे एक्सियल में आते हैं, जो कि 80 संख्या में होते हैं, अभी मैंने बोला था। तो 80 में आपका स्कल आ जा रहा है, वर्टिब्रीज आ जा रही हैं, स्टर्नम आ जा रहा है और रिब आ जा रहा है। इन सबको को मिला जाए, बाकी साथ में ईयर ऑसिकल्स आ जाएगा, हाइड आएगा। जो सेंटर में है, एक्सिस में है, उनको एक्सियल स्केलेटन संख्या में 80। और जो हाथ पैर में जितनी भी बोन है
उनको बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। और प्लस हाथ और पैर को, अपर एंड लोअर लिम्ब को जो सेंटर ऑफ द बॉडी है एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। जैसे कि ऊपर के साइड में यहाँ पे क्लैविकल दिख रहा है, स्कैपुला दिख रहा है, नीचे के साइड में हिप बोन दिख रहा है, हिप बोन बोलो या पेल्विस बोलो, ये सब के सब व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन कितने होते हैं? 126। 126 प्लस 80 मतलब 206 बोन हमारे मॉडर्न के हिसाब से आ गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया एक्सियल स्केलेटन, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है? यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ब्लू कलर में, हमारा स्कल आता है, तो स्कल इज अ राइट आंसर। अपेंडिकुलर बाकी के तीनों, पेल्विस बोलो, लोअर लिम्ब बोलो, अपर लिम्ब बोलो, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ द बोन इज कॉल्ड, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ऑसिफिकेशन। ऑस जो वर्ड होता है ना, ओ एस, ऑस का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द बोन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोफाइट, ऑसिफिकेशन। तो ओ एस अगर लगा हुआ है तो ओ एस का मतलब हो जाता है बोन। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ऑसिफिकेशन आ गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे कपाल, मतलब आयुर्वेद में पूछ रहे हैं कि लॉन्ग बोन को क्या बोला जाता है। तो लॉन्ग बोन को कपाल अस्थि बोला जाता है? नहीं, ये तो फ्लैट बोन को बोला जाता है। तरुण अस्थि बोला जाता है? नहीं, ये आपके सॉफ्ट बोन को बोला जाता है, या फिर कार्टिलेज बोल लीजिए, तरुण अस्थि, नन ऑफ द अबव तो जाने दो। यहाँ पे नलक अस्थि, तो नलक अस्थि इज अ राइट आंसर। लॉन्ग बोन को क्या बोला जाता है? नलक अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिन आर्थ्रोसिस मीन्स, सिन आर्थ्रोसिस मतलब ये एक ट्रिक है, कई बार मैं लेक्चर में बोल भी चुका हूँ, सैड करके, सैड मतलब दुखी वाला, एस से सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस मतलब आपका हो जाता है आपका इमूवेबल, ज्वाइंट्स की बात चल रही है, इमूवेबल है। ए से एम्फी आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस मतलब होता है स्लाइटली मूवेबल। और डी से होता है डायआर्थ्रोसिस, आर्थ्रोसिस, आर्थ्रोसिस, एस ई एस, आर्थ्रोसिस। तो इसका मतलब हो जाता है फ्री मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। तो यहाँ पे सिन आर्थ्रोसिस पूछा गया, सिन आर्थ्रोसिस मतलब क्या हो जाता है आपका? इमूवेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन लगाया है जिस भी स्टूडेंट का, ये इमूवेबल ज्वाइंट इज करेक्ट आंसर। वही सेमी मूवेबल बोल दिया जाता है, स्लाइटली मूवेबल है, सेमी मूवेबल रहता, तो फिर हम क्या ऑप्शन लगाते? एम्फी आर्थ्रोसिस। वही मूवेबल अगर बोल लिया जाता तो वहां पे क्या लगाते? डायआर्थ्रोसिस। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, सिन आर्थ्रोसिस पूछा गया तो मतलब इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग मसल इज प्रेजेंट इन, अच्छा मसल की खासियत है कि जिस रीजन में रहते हैं उसी के आधार पे वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। लिम्स में है तो लंबे लंबे सिलेंड्रिकल होंगे, एब्डोमेन में आ जाएगा तो लार्ज एंड फ्लैट आ जाएगा, स्कल रीजन में आ जाएगा तो लार्ज एंड फ्लैट आ जाएगा, बैक रीजन में आएगा लार्ज एंड फ्लैट हो जाएगा। तो जिस रीजन में है उसी के आधार पे उनका शेप हो जाता है। तो लॉन्ग मसल है, लंबी मसल है, तो ये ऑब्वियस सी बात है हमारे लिम्स में पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल विद 3 हेड्स, 3 हेड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्राइसेप्स, ट्राई मतलब 3, सेप्स मतलब हेड, तो 3 हेड हो जाता है ट्राइसेप्स। वही बाइसेप हो जाता तो क्या करते हैं आप लोग? बाई मतलब 2, सेप्स मतलब हेड, तो 2 हेड मतलब बाइसेप। 4 हेड हो गए तो क्वाड्रिसेप्स। डाइगैस्ट्रिक तो मतलब एक मसल है, डाई मतलब 2 हो जाता है, गैस्ट्रिक मतलब 2 बेलीज वाली हो जाती है, नेक रीजन में रहता है, डाइगैस्ट्रिक मसल रहता है, तो ये तो ऐसे भी कैंसल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3 हेड के साथ में कौन सा आ जाता है? तो ट्राइसेप, 3 हेड। 10वें नंबर पे, इन राइट अपर लिम्ब देयर आर, कितनी पेशियां हैं? तो राइट अपर लिम्ब में मतलब यहाँ पे सिर्फ एक लिम्ब का बोला, अगर चारों लिम्ब एक साथ आता तो 400 पेशियां हो जाती हैं, एक लिम्ब में 100 पेशी होती है। तो राइट अपर लिम्ब पूछा है तो यहाँ पे 100 पेशी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड इज, लिम्फ ग्लैंड की बात करते हैं तो ग्लैंड में आपका स्प्लीन आ जाएगा। तो स्प्लीन कैसा दिखता है? किडनी शेप, किडनी शेप तो नियर बाई किडनी शेप रहता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, हाँ वेज शेप रहता है, बी ऑप्शन वेज। वेज मतलब फण के आकार, कैसे फण का आकार होता है वैसा रहता है, कि एक साइड में पूरा कॉन्वेक्स है और अंदर के साइड में थोड़ा सा कॉनकेव है, तो ऐसा वेज शेप में रहता है। लीवर एंड स्प्लीन बोथ, यहाँ पे तो लिम्फ ग्लैंड का मतलब हो जाता है आपका स्प्लीन हो जाता है। तो स्प्लीन भी एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से लीवर आ जा रहा है, दोनों ही आपके वेज शेप में आ रहे हैं, फण के आकार का आ रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी रक्त व स्रोतस में यही दोनों आते हैं, यकृत एवं प्लीहा, लीवर एंड स्प्लीन दोनों वेज शेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड में देखते हैं, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, सबको पता है, हर कोई बता लेगा, नेक रीजन में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। 3 ग्लैंड में बोलता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा रैंडमली पूछी जाती हैं।
मिडिल क्रेनियल फोसा में यहाँ पर रहता है थायराइड ग्लैंड, नेक में सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है यहाँ पे, नेक में रहता है थायराइड ग्लैंड, और एब्डोमिनल रीजन में रहता है आपका एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्राएड्रिनल ग्लैंड बोलिए। ये तीन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो तीनों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लोकेशन तो सबको पता होगा, इसके अंदर पूछेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन। क्रेनियल नर्व्स आर, कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं सभी को पता है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। वही अगर स्पाइनल नर्व पूछ लिया जाता तो स्पाइनल नर्व कितने हैं, 31 पेयर्स में आते हैं। ध्यान रखिएगा पेयर्स हैं यहाँ पे 12 पेयर्स, मतलब 12 एक साइड में 12 एक साइड में, पेयर में सब निकलते हैं। नेक्स्ट है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरिब्रम इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम तो नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट भी नहीं आएगा, नन ऑफ द छोड़ जाने दो, लार्जेस्ट पार्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट आ जाता है। यही अगर पूछ लिया स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एनीवन? स्मॉलेस्ट पार्ट में आपका आ जाता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड पूरे ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला एमसीक्यू इससे भी हो सकता है। अभी तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट पूछा गया। ऑल्फैक्टरी नर्व इज, ऑल्फैक्टरी नर्व जो सूंघने का काम करती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे ही ऑप्शन दिख के आ जा रहा है, नर्व ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी नर्व जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, नर्व वो स्मेल के काम में आती है। यहाँ पे नोज रीजन में आती है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो इथमाइड बोन का रहता है उसको पियर्स करते हुए नोज में उतरती है। ऑल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व। नर्व ऑफ टेस्ट पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे आप लोग? 9वें नंबर में आती है आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, 9th नंबर पे। और इवन जो 7वें नंबर की जो रहती है आपकी, 7वें नंबर पे कौन सी है? फेसियल नर्व। फेसियल नर्व की एक ब्रांच है लिंगुअल नर्व, तो फेसियल नर्व की भी एक ब्रांच लिंगुअल नर्व रहती है। एंड ये जो 9वें नंबर पर रहती है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये दोनों नर्व ऑफ टेस्ट कहला जाते हैं। ठीक है, नर्व ऑफ टच तो पूरी बॉडी में है, ऐसा कुछ होगा नहीं। षट चक्र नाम में ही है, षट षट मतलब 6 हो जाता है, तो 6 इन नंबर। अच्छा ध्यान में रखिएगा, ये षट चक्र ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, हो सकता है गलती से आ गया होगा यहाँ पे। षट चक्र अब हमारे सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी नाम में है षट चक्र, तो 6 ही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। मेमोरी सेंटर पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स, ये जनरली हमारे स्मेल से रिलेटेड रहता है। एमेलॉयड कॉम्प्लेक्स ये जनरली रहता है आपके इमोशन वगैरह को, इमोशन हो गया या फिर आपका मोटिवेशन हो गया, इनको कंट्रोल करता है। एमिलॉयड या एमेक्डोलॉयड है एक्चुअल में, कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो मोटिवेशन इमोशन को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस जो होता है ना, ये राइट आंसर है आपका। मेमोरी सेंटर जो रहता है हमारे हिप्पोकैम्पस है। ये तीनों के तीनों जो तीनों नाम दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है। ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो उनमें से आता है, तो उसमें से क्या क्या ये करते हैं वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट वेन कौन सी हो जाती है? सिफेनस, एजाइगस, ब्रैकियोसेफेलिक, वेना केवा। वेना केवा है क्या ऑप्शन? वेना केवा नहीं होगा, वेना केवा इतनी भी बड़ी नहीं रहती है, ये सिफेनस वेन है। इसको दिखा दूं मैं, लोअर लिम्ब में रहती है, लोअर लिम्ब में रहती है सिफेनस वेन। ग्रेटर सिफेनस वेन या सिफेलिक वेन, ऐसा सिफेलिक नहीं सॉरी सिफेनस, ग्रेटर सिफेनस। और एक लेसर भी होता है, तो लेसर तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर सिफेनस देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर हमारे फीमोरल नर्व में, फीमोरल वेन में, फीमोरल वेन में जाके ये मर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी लंबी रहती है। लोअर लिम्ब आपको पता कितना लंबा है, तो लोअर लिम्ब नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक गया है, तो ये जो ग्रेटर सिफेनस वेन होती है या फिर ग्रेट सिफेनस वेन जो बोला जाता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है, ध्यान में रखिएगा। स्मॉलेस्ट बोन, अरे ये तो सब कोई बता लीजिएगा, कान में पाई जाती है स्टेपीज, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी बोन होती है। और स्टेपीज अगर पूछ जाए स्मॉलेस्ट मसल, तो स्टेपीज से लगा हुआ स्टेपीडियस मसल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होता है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज और स्मॉलेस्ट मसल स्टेपीडियस। लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व, बहुत सारे लोग वेगस नर्व ढूंढ रहे होंगे। वेगस नर्व लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, लेकिन अगर पूरी बॉडी का पूछ लिया गया, क्रेनियल वर्ड नहीं लिखा है तो मतलब पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में सबसे लंबी जो क्रेनियल नर्व होती है, सबसे लंबी मतलब लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट या वाइडेस्ट, कुछ भी पूछा जाए, सियाटिक नर्व है।
पूरी बॉडी की लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व सियाटिक, पूरी बॉडी की लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व सियाटिक, पूरी बॉडी की वाइडेस्ट क्रेनियल नर्व सियाटिक। यही क्रेनियल अगर पूछ लिया जाए, क्रेनियल नर्व पूछा जाए तो अलग अलग हो जाएगा, ये पूरी बॉडी का पूछा गया है, पूरी बॉडी में सियाटिक। पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में क्या जाता है, सुश्रुत के मतानुसार कोष्ठ में कितनी अवैध शिराएं हैं। अच्छा, यहाँ पूछा गया कोष्ठ में अवैध शिराएं कितनी हैं। अगर कुल अवैध पूछा जाता तो 98 सही हो जाता, जैसा इस बच्चे ने लगाया है। कुल नहीं पूछा गया, सिर्फ कोष्ठ में पूछा गया है, तो कोष्ठ में 32 पाई जाती हैं। ध्यान में रखिएगा, 16 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 16 हमारी शाखाओं में हो जाती है, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 32 कोष्ठ में आ जाती हैं। और वही 16 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, मतलब 48 हो जा रहा है, लेकिन 48 आप ना मान के इसको 50 पकड़ के चलिए, अप्रॉक्सीमेटली 50 आ जा रहा है। तो 50 आपके आ जाते हैं सिर एवं ग्रीवा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 16, 32 और 50 मिल के 98 हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने कोष्ठ पूछा गया है, तो कोष्ठ में कितनी आ जा रही हैं, 32 अवैध शिराएं। अवैध शिराओं की बात चल रही है। सुश्रुत मतानुसार अधोगामी धमनियां कितनी हैं, जो नीचे, तो ये 3 धमनियां बताई गई हैं। ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ अधोगामी, और जो साइड बाय साइड जाती हैं वो तिर्यकगामी। यहाँ पे अधोगामी जो नीचे की तरफ जा रही हैं उनको पूछा गया है। तो ऊपर जाने वाली 10, नीचे जाने वाली 10 और साइड साइड में निकलने वाली 4 होती हैं, टोटल 24 होती हैं। तो नीचे जाने वाली टोटल 10 हो जाती। सुश्रुत ने मूत्र व स्रोतों का मूल, अच्छा जैसे ही बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, जैसे ही मूत्र देखे तुरंत वहां पे ऑप्शन डाल देंगे बस्ती, सॉरी बस्ती बोल रहा हूँ, वृक्क, लेकिन वृक्क यहाँ पे 2 पे आ गया है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बार मैं बोला हूं, मूत्रवह में आपका वृक्क नहीं आता है, वृक्क नहीं आता है। इवन रक्तवह में आपका हृदय नहीं आता है। मैं बहुत बार समझाता हूं और बहुत बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है, अगर रक्तवह स्रोतस पूछ लिया गया तो बच्चे हृदय एक्सप्लेन करके आते हैं, मूत्रवह पूछ लिया गया तो वृक्क। मॉडर्न वृक्क मानता है यूरिन से रिलेटेड, आयुर्वेद ने नहीं माना है। वृक्क मेदवह स्रोतस में माना है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे वृक्क नहीं आएगा तो कौन सा ऑप्शन बनता है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बस्ती। बस्ती एवं मेढ्र। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती एवं मेढ्र को मूत्रवह स्रोतस का स्थान माना है, ध्यान में रखिएगा। वृक्क नहीं आता है मूत्रवह स्रोतस में, मैं फिर से बता रहा हूं। चौथे नंबर पे सुश्रुत ने हृदय का प्रमाण बताया है, पुंडरीक। पुंडरीक तो हृदय में आता है, याद है किसमें, पुंडरीक उसका शेप है, पुंडरीक सदृशम, ऐसा श्लोक आया हुआ है। पुंडरीक मतलब हो जाता है कमल, और कमल भी जो कि खिला नहीं हुआ है और अधोमुख है। आप लोग अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखते होंगे तो हार्ट नीचे, ऊपर से आर्च ऑफ एओर्टा एवं एओर्टा आता है। ये वाला इमेज देखिए, यहाँ पे दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा के साथ में हार्ट जो है, वैसे ही अधोमुख कमल जो कमल के समान रहता है। ये पुंडरीक जो है ना, ये प्रमाण नहीं है, ये इसका कैसे रहता है उसका लोकेशन या बोलिए दृष्टांत बताया गया है कि ऐसा दिखता है, वो प्रमाण नहीं है। तो पुंडरीक तो नहीं होगा, इसलिए पहले पुंडरीक डाला कि बच्चों को तुरंत लगता है कि पुंडरीक मतलब हाँ हार्ट में तो पढ़ा, पहला यही ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, 2 अंगुल नहीं है। मुष्टि प्रमाण आ जाता है। मुष्टि प्रमाण मतलब एक मुट्ठी, 4 अंगुल प्रमाण है हृदय का। अगर आप मुट्ठी को बंद करिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 अंगुल की ही तो मुट्ठी आ रही है। और कभी कभी स्वपाणितल, स्वपाणितल मतलब 1 2 3 4, बस इतनी की बात चल रही है, इतना, ये भी तो 4 अंगुल ही होता है। तो आपके लिए मुष्टि प्रमाण बोला जाए, स्वपाणितल बोला जाए या 4 अंगुल बोला जाए, सारी की सारी एक ही चीजें हैं। तो 4 अंगुल इसका प्रमाण है हृदय का, 4 अंगुल। और यहाँ पे 4 अंगुल ना लिख के उन्होंने क्या लिख दिया है, मुष्टि प्रमाण। तो मुष्टि, 4 अंगुल और स्वपाणितल तीनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तल हृदय। बच्चे जैसे हृदय देखते हैं तुरंत छाती का मर्म लगा देते हैं। भाई इन्होंने हृदय नहीं बोला है, इन्होंने बोला तल हृदय। तल मतलब हस्ततल या पादतल। हस्ततल मतलब ये हो गया, पादतल मतलब पैर में हो गया, और हृदय मतलब सेंटर में, इसके सेंटर में जो मर्म है। तो ये हाथ और पैर में पाया जाता है तल हृदय। सिर्फ और सिर्फ हृदय बोलते हैं तो वो हमारे छाती में रहता है, लेकिन तल हृदय है तो हस्ततल या पादतल के सेंटर में। तो इसलिए ये हाथ तो नहीं दिया है, लेकिन पैर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पांव का मर्म है ये। ठीक है, तल हृदय। सुश्रुत मत से तीसरी त्वचा का नाम। अच्छा, इसका ट्रिक है, चाहे यहाँ पे आप त्वचा की बात करिए, चाहे अगले क्वेश्चन में आ जाइए कला की बात करिए, त्वचा एवं कला
इसमें दोनों में 7 प्रकार बताए गए हैं। प्रकार मतलब 7 इनके ये बताए गए हैं, टाइप्स बताए गए हैं, और सातों को सीक्वेंस में ही याद करना रहता है। इसीलिए यहाँ पे भी देखिए तीसरी त्वचा पूछ लिया गया है। मेदोधरा कौन से नंबर पे आती है? छठवें पे, चौथे पे, सातवीं पे, तीसरी पे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको नंबर के हिसाब से आपको याद करना है। कभी कभार नंबर आगे पीछे हो जाता है, चाहे आप त्वचा की बात करिए चाहे कला की बात करिए, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। त्वचा में आपका आलो, श्वेता, वर्मा। वर्मा में वो रमा ऐसे करिएगा। कोई लड़की है श्वेता वर्मा, मराठी में जब किसी को बुलाया जाता है तो वो बोलते आलो, मतलब मैं आ रहा हूँ, तो ऐसे ही कोई आया श्वेता वर्मा ऐसा करके है। तो आलो श्वेता वर्मा। अ से अवभासनी पहली, लो से दूसरे नंबर पे लोहिता, तीसरे नंबर पे श्वेता, ता से ही अलग पकड़ लीजिए, ता से ताम्रा, व से वेदनी, र से रोहिणी, मा से मांसधरा। टोटल 7 त्वचा हो गई। यहाँ पे भी 7 दिख रहा होगा। कला में भी अगर आप देखेंगे तो 7 आ जाती है। माँ से मांसधरा, र से रक्तधरा, मे से मेदधरा, श से श्लेष्मधरा, पू से पुरीषधरा, पी से पित्तधरा, शु से शुक्रधरा। अब इनका सीक्वेंस याद रखने के लिए ये ट्रिक बनाया जाता है। जो बच्चे श्लोक के हिसाब से नहीं याद कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप ट्रिक याद कर लो। अगर पूछ लिया गया पुरीषधरा कला कौन सी है, तो ये कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। पित्तधरा कला 6वें नंबर पे। मेदधरा कला जो अभी यहाँ पे पूछा गया है, तो मेदधरा कला किस नंबर पे है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर की कला हो जाती है ये। सुश्रुत के अनुसार तीसरी त्वचा कौन सी है? यहाँ पे आलो श्वेता, तीसरे नंबर पर जो श्वेता है वो तीसरे नंबर की त्वचा है। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कुछ ट्रिक वगैरह याद कर लीजिएगा, अलग अलग आपके हो सकता है आप अपना खुद का ट्रिक बनाए हो, उससे याद कर लीजिए। श्लोक याद है तो सबसे बढ़िया है, तो अपने ट्रिक से याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस में लेकिन चीज़ें आनी चाहिए, चाहे त्वचा पूछा जाए चाहे कला पूछा जाए, और SAQ में भी पूछा जाता है, MCQ में भी पूछा जाता है, और सीक्वेंस में ही आपको याद होना है। चरक के मत के अनुसार शरीर का कुल प्रमाण कितना है? चरक के अनुसार पूछा है तो 84 अंगुल। 84 अंगुल चरक का आता है। यहीं अगर सुश्रुत पूछ लिया जाता तो 120 अंगुल था। अगर सुश्रुत पूछ लिया जाता तो 120 अंगुल था, लेकिन यहाँ पे चरक पूछा गया तो 84 अंगुल आएगा। ठीक है। घ्राण इंद्रिय में किस महाभूत की प्रधानता है? घ्राण इंद्रिय मतलब नोज की बात चल रही है, नाक की बात चल रही है, तो वहां पे कौन सा महाभूत आता है? तो पृथ्वी महाभूत आता है। पृथ्वी। अच्छा, इसको भी याद करने का एक तरीका है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियों की खासियत है, लेकिन सीक्वेंस में ही हमेशा हमें याद रहता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द किसका काम है, रूप किसका काम है, ये सब पता है। शब्द स्पर्श, स्पर्श रूप रस गंध। अब घ्राण इंद्रिय क्या करेगी? हमारा गंध का काम। और एक और चीज सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जाते हैं, जिनको इनके आगे ही लिख देना है। 5 महाभूत, सबसे ऊपर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है। तो शब्द किसका काम है? कर्ण का काम है। तो कान में कौन सा महाभूत रहेगा? आकाश। स्पर्श हमारी त्वचा का कार्य है, तो त्वचा के अंदर कौन सा महाभूत रहता है? वायु। ये 5 सीक्वेंस में हमें याद रहते हैं, और ऐसे ही महाभूत भी हमें सीक्वेंस में याद रहते हैं, तो इसी आधार पे आप कर लेना। रूप किसका है? नेत्र का काम है, तो उसमें अग्नि महाभूत रहेगी। रस मतलब जिह्वा का कार्य है, तो उसमें जल महाभूत होगा। और गंध मतलब ये रूप रस गंध, गंध हमारे नाक का काम होता है, तो नाक में पृथ्वी महाभूत रहती है। ठीक है। तो नाक के ही बारे में पूछा है, तो नाक मतलब घ्राण इंद्रिय की बात चल रही थी, तो घ्राण इंद्रिय में कौन सा महाभूत होगा? पृथ्वी महाभूत। सीक्वेंस में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लंग इज सप्लाइड बाई, राइट फुफ्फुस को कौन सप्लाई करता है? तो 1 ब्रोंकियल आर्टरी ही सप्लाई करती है। ये आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप लोग रूट्स ऑफ द लंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। राइट लंग में 1 ब्रोंकियल आर्टरी रहती है, वहीं लेफ्ट लंग में 2 ब्रोंकियल आर्टरी एंट्री करती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। कार्टिलेज इज अब्सेंट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज अब्सेंट इन, कहाँ पे अब्सेंट रहता है? ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में भी कार्टिलेजिनस रिंग रहते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल में थोड़े थोड़े रेमिनेंट रहते हैं, रिंग नहीं रहता, लेकिन कार्टिलेज के थोड़े थोड़े रेमिनेंट्स रहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड वाले जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये रहते हैं, ब्रोंकस जो रहते हैं, उसके बाद कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे उसके बाद वाले हैं, तो इन तीनों के अंदर नहीं पाए जाने वाले हैं कार्टिलेज, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है।
हमने बताया कहाँ पाया जाता है, ट्रैकिया में पाया जाएगा। फिर जो बाइफर्केट होता है प्राइमरी ब्रोंकस में, ये पूरे रिंग मिलेंगे। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस में सिर्फ और सिर्फ रेमिनेंट मिलते हैं कुछ कार्टिलेज के, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है कार्टिलेज का। स्त्रियों में कौन सी पेशी अनुपस्थित होती है? ये 3 पेशी का नाम डाला गया है। ये तीनों पेशी कहाँ पर रहती हैं? पेनिस में रहती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों की तीनों फीमेल में एब्सेंट होंगी, इसलिए राइट आंसर इज ऑल एब्सेंट। ये सारे के सारे मेल में रहते हैं, फीमेल में नहीं रहते हैं। क्रिस्टा इज रिलेटेड विथ, क्रिस्टा रिलेटेड रहता है हमारे सेमी सर्कुलर डक्ट ऑफ द ईयर, और ईयर में भी कौन सा? इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में जो सेमी सर्कुलर डक्ट होता है, उस सेमी सर्कुलर डक्ट के अंदर क्या रहता है? क्रिस्टा रहता है, जो कि सेंसेशन वगैरह का काम करता है। कोन ऑफ लाइट इज रिलेटेड विद आई। सबसे पहला दिमाग में आता है कोन ऑफ लाइट, मतलब वो आई से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे कोन वर्ड भी यूज किया गया, रॉड एंड कोन वाला कोन हो गया, लाइट मतलब आइस का हो गया, इसीलिए इस बच्चे ने आई पे आंसर किया है, जो कि आई यहाँ आंसर गलत है। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता कि रॉड एंड कोन इज रिलेटेड विद, तो फिर आप आई डालते हैं। यहाँ पे कोन ऑफ लाइट पूछा गया है, तो ये रहता है हमारे ईयर में। ईयर में भी कहाँ? ये जो दिख रहा है आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जब भी हम बाहर से टॉर्च डालते हैं, जब डॉक्टर्स देखते हैं ऐसे कान उठा के जब टॉर्च डालते हैं, तो एक ही जगह यहाँ पे छोटा सा कोन शेप में एक आता है, लाइट की रिफ्लेक्शन आती है, वहीं पे पहुंचता है, तो इसी को बोला जाता है कोन ऑफ लाइट। तो कोन ऑफ लाइट कहाँ पे पाया गया है? तो राइट आंसर है ईयर में, कोन ऑफ लाइट। सिर्फ और सिर्फ रॉड एंड कोन पूछते तो वो आई में रहता। उसके बाद हेमी एजाइगस वेन। हेमी एजाइगस मतलब ये रहती है हमारे थोरैक्स में। तो हेमी एजाइगस वेन कहाँ पे टर्मिनेट होती है, कहाँ पे खत्म होती है? तो ये देखिए हेमी एजाइगस वेन है और एसेसरी हेमी एजाइगस वेन है। ये दोनों की दोनों कहाँ पे भाग रही हैं? ये दोनों की दोनों हेमी एजाइगस और एसेसरी हेमी एजाइगस दोनों की दोनों कहाँ जा रही हैं? एजाइगस वेन के अंदर। तो हेमी एजाइगस वेन कहाँ पे खत्म हो रही है? एजाइगस वेन में। और वही एजाइगस बोन बोला जाए कि एजाइगस वेन कहाँ पे खत्म हो रही है? तो वो खत्म हो रही है सुपीरियर वेना केवा में। तो ये थोरैक्स का जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा कौन रिसीव करता है? आपका हेमी एजाइगस रिसीव करेगी, एसेसरी हेमी एजाइगस रिसीव करेगी, इवन एजाइगस भी रिसीव करेगी। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड मिलकर भागती हैं एजाइगस वेन की तरफ, और एजाइगस वेन कहाँ जाता है? ये 4th नंबर पे सुपीरियर वेना केवा की तरफ। ठीक है, तो ये थोरैक्स का सारा ब्लड रिसीव करते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, एजाइगस हेमी एजाइगस। 16th नंबर के क्वेश्चन, ब्रैकियोसेफेलिक वेन इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ। ब्रैकियोसेफेलिक स्पेलिंग में थोड़ा सा एन आ गया है, ये एन को कट कर दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ब्रैकियोसेफेलिक की बात चल रही है, तो ब्रैकियो से क्या हो जाता है? ब्रैकियो मतलब हमारा ब्रैकियल रीजन या फिर हमारे आर्म रीजन की बात चल रही है। तो हमारे अपर लिम्ब का ब्लड जो लेके आ रही है, और सिफेलिक मतलब हमारे हेड एंड नेक रीजन का जो ब्लड लेके आ रही है, वो दोनों से जो बनता है वो ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनता है, नाम में ही लिखा गया है। तो जो सब क्लेवियन है ये हमारे आर्म एंड फोर आर्म से ब्लड लेके आ रही है। अब ब्रैकियोसेफेलिक वेन से थोड़ी बनेगी, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया गया है। और जुगुलर वेन मतलब हमारे हेड एंड नेक से लेके आ रही है, हमारे हेड रीजन से लेके आ रही है। तो आर्म और हेड रीजन दोनों से, अब यहाँ पे दो दो आंसर करेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो अगर कोई ऑप्शन रहता जिसमें सब क्लेवियन भी रहता और जुगुलर भी रहता तो हम उसे ऑप्शन लगाते। अब यहाँ पे दोनों सेपरेट लिख दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉन ऑफ द अबव हो जाता। सॉरी, ये एक्सचेंज हो गया, लेकिन नॉन ऑफ द अबव वहां पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे ओपन होती है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिओडिनम के टोटल 4 पार्ट रहते हैं, और 4 पार्ट में ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखिए ओपन हो रही है कॉमन बाइल डक्ट, ये ग्रीन कलर की आ रही है कॉमन बाइल डक्ट। तो कहाँ पे ओपन होती है? आपके सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम में। 18th क्वेश्चन देखते हैं, कार्डियक नॉच इज फाउंड इन। कार्डियक नॉच स्टमक में, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट लंग लिखा है, लेफ्ट लंग में भी होता है, दोनों में पाया जाता है। बोलेंगे स्टमक में कहाँ कार्डियक नॉच? तो स्टमक में जब हम लोग डायग्राम ये बनाते हैं, जब ये डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे बोला जाता है, ये वाले एंगल को बोला जाता है कार्डियक नॉच। और लंग्स में जब हम लेफ्ट वाला लंग बनाते हैं, तो यहाँ पे जो नॉच बनता है लेफ्ट लंग में, वहां पे भी कार्डियक नॉच होता है। तो कार्डियक नॉच समझ में आया, एक आपके स्टमक में भी पाया जा रहा है और लंग्स में भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पे बोथ
ए एंड बी, इसीलिए सारे ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए। पहला आंसर सही था लेकिन दूसरा भी तो सही था, तो इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों पे ध्यान रखिएगा, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगुला इज फाउंड इन, लिंगुला कहाँ पे पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने कार्डियक नॉच देखा यहाँ पे लंग्स में, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच के नीचे एक छोटा सा, यहाँ पे कार्डियक नॉच के नीचे छोटा सा टंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसीलिए लिंगुला वर्ड यूज किया गया है। तो लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच के जस्ट नीचे जो पाया जाता है उसे लिंगुला कहा जाता है। तो लिंगुला इज फाउंड इन लेफ्ट लंग। 20 नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है विच फिशर आर नॉट फाउंड इन लेफ्ट लंग, फिर से लेफ्ट लंग आ गया। अच्छा, एक फिशर पाया जाता है जो दोनों में पाया जाता है, ऑब्लिक फिशर दोनों में होता है, ऑब्लिक फिशर दोनों में रहता है, लेकिन हॉरिजेंटल फिशर की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राइट में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच फिशर इज नॉट फाउंड इन लेफ्ट लंग, तो कौन सा फिशर नॉट फाउंड किया गया है? तो यहाँ पे हॉरिजेंटल फिशर नहीं पाया जाता है, हॉरिजेंटल फिशर लेफ्ट लंग में नहीं पाया जाता, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि लेफ्ट लंग में हॉरिजेंटल फिशर नहीं पाया जाता, ऑब्लिक फिशर तो पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। इसके बाद भी कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी जामनगर बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ का ये क्वेश्चन पेपर है, ये लोग आप खुद से सॉल्व करिए। मैं सेकंड पेपर ही दे रहा हूँ, इसको पॉज करके सॉल्व करिए। एंड नेक्स्ट ये है, इसको भी पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, बहुत अच्छा पेपर है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम नजदीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।